हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? वर्क एंड एनर्जी। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों की एक्सप्रेशन। और उसके बाद हमने क्या देखा था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है भी हमने देखा था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर, इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा अक्षयतेचा नियम। ऊर्जा अक्षयतेचा नियम। अभी क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सभी को पता है, पहले से आप लोग जानते हो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, thus the total energy in the universe is constant। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी क्रिएट कर सकते, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। क्रिएट करना मतलब तैयार करना, निर्माण करना। हम ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, हम उसे निर्माण नहीं कर सकते और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ना हम उसे निर्माण कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। Thus the total amount of energy in the universe remains constant। और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में, उसका अमाउंट कांस्टेंट है। पूरा अमाउंट क्या है? एनर्जी का कांस्टेंट है, कम ज्यादा नहीं होता। तो सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अक्षयतेचा नियम। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, thus the total amount of energy in the universe is constant। तो अभी आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। सिंपल एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, कपल्ड ऑसिलेटर्स। कपल्ड ऑसिलेटर्स मतलब संयुक्त दोलक। अभी दो पेंडुलम से, पेंडुलम मतलब दोलक, एक दूसरे के बाजू में टंगे हुए और इस तरीके से टंगे हुए कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें। मतलब अगर मैं पेंडुलम को ऑसिलेट करूंगा तो बाजू वाले को टच नहीं करेगा। इस तरीके से मैंने दो पेंडुलम लगाई है, उनको फिक्स किया है। अब एक पेंडुलम को ऑसिलेट किया तो क्या होगा? वो ऑसिलेट होगा और कुछ देर बाद रुक जाएगा। तो जो बाजू वाला पेंडुलम है, जैसे ही पहला वाला रुक जाएगा, बाजू वाला ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला पेंडुलम अपनी एनर्जी दूसरे वाले में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है हमारी बुक में। संयुक्त दोलक या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? कपल्ड ऑसिलेटर्स। अभी दोलक किस तरीके से बनाया है? एक रस्सी लिए, डोरी, उसको नट टाई किया, बन गया पेंडुलम। वैसे दूसरी रस्सी और एक नट ले लिया, उसका पेंडुलम बनाया। दोनों को एक हॉरिजॉन्टल रस्सी से बांध दिया, उसका बना दिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बना दिया। और एक पेंडुलम को ऑसिलेट किया, जैसे वो रुकेगा दूसरा पेंडुलम ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन जो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो जनरली वैक्यूम में किए जाते हैं, मतलब निर्वात। वैक्यूम मतलब निर्वात, वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ बियॉन्ड फोर्स नहीं होता हवा का, तो इसलिए वो सारी जो प्रोसीजर है एकदम आराम से हो जाती है। तो बस एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अभी मैं आपको फ्री फॉल क्या है बताऊंगा, और फ्री फॉल का एग्जाम्पल लेके हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से होता है, मतलब हम एनर्जी किस तरीके से कंजर्व करते हैं या फिर एनर्जी किस तरीके से कंजर्व होती है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब मुक्त पतन। फ्री फॉल को मराठी में क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। अभी आपको तो पता है, इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट h, इट विल फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है जब भी हम कोई चीज ऊपर से छोड़ते तो वो नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ उसकी तरफ, अपनी तरफ खींचती है उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को, जो भी हमने छोड़ा है उसको खींचती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें तो पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अभी फ्री फॉल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलोली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आ रहा होगा, तब हम क्या बोलेंगे? वो फ्री फॉल में है, यानी उस ऑब्जेक्ट का मुक्त पतन हो रहा है। तब हम क्या बोल सकते हैं? वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है या फिर मुक्त पतन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन कंडीशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, कोई भी दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, मैं कब बोल सकता हूं ये फ्री फॉल में है? जब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। और ऐसा कब पॉसिबल है? वैक्यूम में, क्योंकि अगर आजू बाजू में हवा होगी, एयर होगी, तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, बियॉन्ड फोर्स लगेगा। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या वहां पे? नहीं, वहां पे और दो तीन फोर्सेस भी आ रहे हैं, तो तब वो फ्री फॉल नहीं होगा। वैक्यूम में प्योर फ्री फॉल हो सकता है, ऐसा हम बोलेंगे।
तो मतलब फ्री फॉल की कंडीशन वैक्यूम में होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई भी फोर्स नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। चलिए कंसीडर करते हैं एग्जांपल देखिए, एक m मास का ऑब्जेक्ट मैंने ए पॉइंट से नीचे छोड़ा, ये पॉइंट है, उससे मैंने m मास का ऑब्जेक्ट नीचे छोड़ा। ए की हाइट क्या है सरफेस से, h हाइट है, c सरफेस है, c क्या है सरफेस, a जिस हाइट से मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूं जो कि h है, हाइट कितनी है h, ए b एक बीच का पॉइंट है, कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए जो कि a से x डिस्टेंस पे, कितने x पे, तो a से अगर x पे होगा तो c से कितने पे होगा h माइनस x, क्योंकि टोटल h है। देखिए आप a से c h है, a से b x है, तो b से c क्या होगा h माइनस x, सीधा है, h में से x माइनस करेंगे तो b से c हमें मिल जाएगा। सिंपल मैथ है, तो आपको आता है। तो हमें a से ऑब्जेक्ट छोड़ा जो कि c पे गिरने वाला है, हमें पता है, तो ये फ्री फॉल में है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। फ्री फॉल में क्यों, क्योंकि सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मतलब ये फ्री फॉल में है, हमारे लिए मुक्त पतन हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, तीनों पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, उसकी पूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। और टोटल एनर्जी मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालनी पड़ेगी, दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। ए पे, बी पे और सी पे, तीनों पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑब्जेक्ट की, और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, और दोनों की एडिशन करनी, तो हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। और हमें चेक करना है कि ए पे टोटल एनर्जी क्या आती है, बी पे क्या आती है और सी पे क्या आती है। तो चलिए पहले हम कुछ गिवन लिख देते हैं, हमारे पास क्या क्या है इंफॉर्मेशन। यह मास है उस ऑब्जेक्ट का, ए एक्सेलरेशन जो कि जी है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई चीज फ्री फॉल में हो या फिर फॉलिंग मोशन में हो तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। अभी आप लोगों को याद होगा, हमने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था, जब भी कोई डाउनवर्ड मोशन होती है और फ्री फॉल हम कंसीडर करते हैं तब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, मतलब पहले वो कहाँ पे, रेस्ट पे, स्टेशनरी है। मैं ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ रहा हूँ, मतलब ए पे वो क्या है, रेस्ट पे, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या आएगी 0। और h हाइट है, कितने हाइट पे ऑब्जेक्ट, देखिए c सरफेस है, ये उसकी पॉइंट है जहां से मैं छोड़ रहा हूं, तो उसका हाइट कितना है h, तो h हो गई हाइट। अभी हमें तो एनर्जी फाइंड करनी है, पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, हमने देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में, हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो करते चलिए, हाफ mv², v मतलब वेलोसिटी आपको याद रखना है, तो चलिए हाफ इंटू m मतलब मास है, अभी हमारे पास क्या मास है, हमने कंसीडर किया m, तो मैं m रखूंगा, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन हमारी वेलोसिटी कितनी है ये पॉइंट पे 0, क्या कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आता है, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, काइनेटिक एनर्जी हमें 0 मिली। और ये बात याद रखिए, ये हम कहा किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट ए के लिए। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए पे हम ये सारी चीजें फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 मिल गई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ mv² फार्मूला रखेंगे तो 0 आ गई। अब फाइंड करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप लोगों को तो पता होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, mgh, तो मास m, g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h मतलब हाइट। अभी यहाँ पे हाइट कितनी है, हमने हाइट h ही कंसीडर की है, तो हम हाइट भी h लेंगे, तो mgh क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी mgh मिल गई। टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरी mgh, तो mgh, तो टोटल एनर्जी कितनी मिली मुझे, इसका एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, mgh आएगा। तो मुझे टोटल एनर्जी कितनी मिलती है, mgh। तो पॉइंट ए पे मुझे टोटल एनर्जी mgh मिली, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, या फिर इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी मिली, mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट h। तो अभी आपको ये नोट डाउन करके लेना है, क्योंकि अभी मैं जब पॉइंट बी पे निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो आप नोट डाउन कीजिए, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, दोनों की सम यानी टोटल एनर्जी क्या आती है, सारा नोट डाउन करके लिए। अब हम देखेंगे पॉइंट बी के लिए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए हम फाइंड करेंगे। अभी पॉइंट बी जो है उसके लिए देखिए, मास तो यम ही रहने वाला है, यम मास है उसका, एक्सेलरेशन जी रहने वाला है, क्योंकि वो भी पॉइंट बी पे मतलब नीचे ही गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन जी। इनिशियल वेलोसिटी ए से उसकी 0 ही है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी मतलब बी, यहाँ पे बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैंने कंसीडर की वीबी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मैं कंसीडर करूंगा वीबी है, कुछ ना कुछ होगी। अब मैं
इस हाइट से छोड़ रहा हूं ऑब्जेक्ट को नीचे, अभी कहीं पे बीच में मैं उसको कंसीडर कर रहा हूं, तो ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो कुछ ना कुछ होगी उसकी वेलोसिटी। तो पॉइंट बी पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने उसकी वेलोसिटी वीबी कंसीडर की। तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे, पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी है वीबी, जो कि फाइनल वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ए और बी के बीच में उसका मोशन देख रहे हैं। तो h माइनस एक्स उसकी हाइट है। अभी h माइनस एक्स हाइट क्यों है? हाइट कहां से होती है? सरफेस से, नीचे से। तो b पॉइंट की हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। ए पॉइंट की h है, a और b के बीच में x डिस्टेंस है, तो नीचे से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा b की हाइट तो h माइनस एक्स आएगी। तो h माइनस एक्स हाइट है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। डिस्प्लेसमेंट x क्यों? क्योंकि मैं मोशन a से b में कंसीडर कर रहा हूँ। a से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, b पे खत्म हो रहा है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। a से छोड़ रहा हूँ और b पे उसकी फाइनल वेलोसिटी में कंसीडर कर रहा हूँ, तो a से b में वो मोशन है उस ऑब्जेक्ट की। तो a से b कितना है? x है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैं x कंसीडर करूंगा, x उसका डिस्प्लेसमेंट है। अभी हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। v मतलब वेलोसिटी, हम पॉइंट b पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉइंट b पे चाहिए। लेकिन हमें पता है क्या पॉइंट b पे कितनी है? पता है vp है, लेकिन vp कितना है हमें पता है क्या? नहीं पता। हमने तो vb लिया है ऐसे ही, vb की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, तो पहले हमें वो फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड कर सकते हो? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें पता है, हमें अभी देखा था लॉ ऑफ मोशन में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये तो आप जानते हो। चलिए पुट करते सारी वैल्यूज। वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू हमारे पास है vp, तो मैं यहाँ पे रखूंगा vb का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है हमारी, ये से छोड़ रहे हैं ऑब्जेक्ट को नीचे, तो ये पे 0 है, तो मतलब यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू ये मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है हमारा? g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज अगर नीचे गिर रही हो तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लिखता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आएगा 2g इंटू यस। यस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। कितना है यस उसका? a से b कितना है? यस हमारा x है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x। तो मुझे vb का स्क्वायर कितना मिलता है? इससे मैं क्या करूंगा? vb का स्क्वायर मुझे कितना मिला? 2gx मिला। कितना मिला? vb का स्क्वायर मुझे 2gx मिला। तो इसको मैंने बॉक्स कर दिया, क्योंकि मुझे अभी इस्तेमाल करना है कहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और v का स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी कहाँ पे चाहिए हमें? पॉइंट b पे, क्योंकि हम जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट b पे फाइंड कर रहे हैं। तो हाफ एम और vb का स्क्वायर, हाफ एम vb स्क्वायर। अब यहाँ पे vb की जगह मैं ये रख दूंगा 2gx, vb का स्क्वायर उसकी जगह पे 2gx रखूंगा, क्योंकि हमने कभी निकाला vb का स्क्वायर बराबर 2gx है, तो मैं यहाँ पे vb के स्क्वायर की जगह 2gx रख सकता हूँ। तो मैं रखूंगा यहाँ पे हाफ एम vb का स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या आएगा? 2gx आएगा, तो हाफ एम इंटू 2gx, 2 कैंसिल, तो mgx आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? mgx। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गई mgx। कितनी मिल गई? mg इंटू x। अब ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड करेंगे। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। h मतलब हाइट है वहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी mg और हाइट कितनी? h माइनस एक्स। हमारी हाइट है h माइनस एक्स, क्योंकि सरफेस से हाइट होती है, तो b पॉइंट की सरफेस से कितना डिस्टेंस है? h माइनस एक्स। तो mg इंटू हाइट जो कि हमारी h माइनस एक्स, तो mg इंटू h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो mgh माइनस mgx आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx आई, काइनेटिक एनर्जी mgx आई। तो अभी हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। हमारा मेन टारगेट तो वही है कि हमें पॉइंट ए, बी और सी पे टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमारा ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन। अभी हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी mgx मिली हमें, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx मिली। कितनी मिली? mgh माइनस mgx। तो ये mgx प्लस में है, यहाँ पे mgx माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। mgx माइनस mgx 0 कैंसिल। कितना मिला? mgh। कितना बचा? mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? mgh। देखिए टोटल एनर्जी mgh, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मार्क करूंगा।
टोटल एनर्जी आई mgh। अभी आपको याद होगा, अभी हमने निकाला था पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी मिली थी हमें, mgh ही मिली थी। पॉइंट बी पे कितनी मिली, mgh ही मिली। तो अभी हमें पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले तो आप ये नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि अभी पॉइंट सी पे मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करनी, तो ये रब करना पड़ेगा। आप ये नोट डाउन करके लीजिए, और आपने ये पॉइंट के लिए भी नोट डाउन करके लिया होगा, इसे आशा करता हूँ। तो पूरा नोट डाउन करके लीजिए। अगर आप ये लिख के लोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो ये लिख के लीजिए। अभी हम पॉइंट सी के बारे में लिखेंगे। अब पॉइंट सी के लिए देखिए, पॉइंट सी के लिए हम लिखेंगे मास ऑब्जेक्ट का वही है, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट ए से सी पे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन वही आएगा g। इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, क्योंकि ए से ही स्टार्ट कर रहा है वो मोशन, एक ही मोशन है, हम बस अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी वही आएगी 0। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी वो vc, अभी बी पॉइंट पे था तो हमने vb कंसीडर किया था, अभी हम सी पॉइंट पे क्या करेंगे, vc कंसीडर करेंगे। अभी भी हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है कितनी है, हम कंसीडर कर रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं vc। क्या नाम दिया हमने, vc, फाइनल वेलोसिटी vc। अब हाइट क्या होगी, 0, सीधी सी बात है, सरफेस से हाइट होती है, लेकिन जो सी पॉइंट है वो सरफेस पे ही है, तो हाइट 0। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये चाहिएगा। अभी हमारी मोशन ए से सी के बीच में ले रहे हैं, कहां से, ए से स्टार्ट हो रही है, सी पे खत्म हो रही है, तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, h, हमें पता है ये पॉइंट की हाइट h है, सी से ये h हाइट पे, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा h। तो अब क्या करना है फ्रेंड, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, दोनों की एडिशन करनी है। पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे आएगी, पॉइंट सी पे, वी की वीसी क्या है, वीसी है, हाफ एम इंटू वीसी का स्क्वायर। लेकिन वीसी पता है कि हमें नहीं, फिर से वैसा ही पॉइंट बी पे हमने जैसे किया था, हमें वीसी नहीं पता, हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा था, क्या क्या देखा था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, अभी वी स्क्वायर, वी फाइनल वेलोसिटी, वीसी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना, यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0 आएगा, प्लस 2as, 2 a की वैल्यू g है, हमें पता है 2g, और s की वैल्यू यहाँ पे h है, s कितना है, h, क्योंकि हमने हाइट h कंसीडर की है, और a से c के डिस्टेंस कितना, h है, तो 2gh। तो कितना आएगा, vc का स्क्वायर आ रहा है 2gh, 0 तो 0 ही रहेगा, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हमें मिल गया, vc का स्क्वायर 2gh मिला। अभी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है पॉइंट सी पे, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी है पॉइंट सी की vc, तो यहाँ पे आएगा vc का स्क्वायर। अभी vc का स्क्वायर वैल्यू क्या है, 2gh, अभी हमने निकाला, तो पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये हाफ इंटू एम इंटू vc का स्क्वायर 2gh, तो 2gh, 2 कैंसल, mgh आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, mgh, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गई पॉइंट सी पे mgh, कितनी मिली, mgh मिली। अभी मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी, जो अभी निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mgh फार्मूला है, m इंटू जी इंटू h मतलब हाइट, हाइट h मतलब हाइट है हमारी, तो लेकिन आप हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 0 है, कितनी हाइट है, 0। फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 0, तो mg इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है मेरी, 0, पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। अब मैं फाइंड करूंगा टोटल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी मेरी आई mgh, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आई मेरी, mgh। मुझे फिर से टोटल एनर्जी mgh मिल गई, जिसको मैं इक्वेशन 3 से मार्क करूंगा, क्या आएगा, इक्वेशन 3 mgh। अभी पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी mgh आई, तो हमें इससे क्या पता चला, हमने क्या देखा, पॉइंट ए पे भी टोटल एनर्जी mgh आई, पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी mgh ही आई, और पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी mgh ही आई। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है, पॉइंट ए हो या बी हो या सी हो, पूरे फ्री फॉल में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कितनी है, mgh। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है, हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी कंजर्व है। तो इससे हमें पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं। अगर एक मोशन में ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, भले ही उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने देखा ये पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हर जगह पे, हर पॉइंट पे, फ्री फॉल के हर पॉइंट पे क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखा,
एंडिंग पॉइंट देखा और बीच का भी एक कोई पॉइंट लेके देखा, हर जगह हमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिली, कितनी mgh। तो हमें इससे क्या पता चलता है, एनर्जी वहां पे क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग द फ्री फॉल। हम क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग फ्री फॉल एनर्जी इज कांस्टेंट। और एक बात हमें क्या पता चलती है इससे, पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी थी। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते समय कम कम होती है, काइनेटिक एनर्जी नीचे आते समय बढ़ती बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी कम कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ये बात तो सिंपल है, हमें देखने से ही पता चल रहा है। अभी आशा करता हूं कि आपने पूरा का पूरा नोट डाउन करके लिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रूव करो फ्री फॉल में एनर्जी किस तरीके से कांस्टेंट होती है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेमोन्स्ट्रेशन दो, ऐसा बोल सकते हैं। आपको एग्जांपल दो, सिद्ध करके दिखाओ कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व है, एनर्जी किस तरीके से कांस्टेंट है। तो आपको एक फ्री फॉल का एग्जांपल लेके प्रूव करना आना चाहिए। आपको तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh ही मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी। पूरा अच्छे से नोट डाउन करके लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम पावर देखेंगे। चलिए देखते हैं पावर। पावर यानी शक्ति। आप लोगों को तो ये पता हुआ टर्म पावर, शक्ति। अभी आप लोगों को पता है, अगर आपको पेड़ पे चढ़ना है तो आप फास्ट चढ़ोगे या आपके पप्पा फास्ट चढ़ेंगे, या फिर आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना है, आप फास्ट चढ़ोगे या आपके पप्पा, आप ही फास्ट चढ़ोगे, क्योंकि आप में शक्ति ज्यादा है, आप में पावर ज्यादा है। अभी उनका उम्र हो गया, वो थोड़े बुढ़े हो गए, तो उनकी शक्ति कम है, आपसे तो उनकी उम्र ज्यादा है ना, तो उनकी थोड़ी शक्ति कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये पावर शक्ति होती क्या है, चलिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप 3 लड़के लीजिए, कोई भी 3 लड़के लीजिए। अब ये 3 लड़के हैं, सपोज कीजिए ये 3 लड़के, ये जो 3 मार्कर है मेरे 3 लड़के, इनको कहीं पे जाना है, कहाँ पे, पहाड़ी पे जाना है इनको। अब तीनों पहाड़ी पे निकले, लेकिन जो ये पहला लड़का है वो कार से गया, और जो दूसरा लड़का है ये कहाँ से कैसे गया, ये साइकिल से गया, और जो तीसरा है वो चलते हुए गया। अब तीनों को एक ही पहाड़ी पे जाना है, एक ही रास्ते से जाना है, लेकिन पहला वाला कार से गया, दूसरा वाला साइकिल से गया, और तीसरा वाला पैदल चला, वॉकिंग करते हुए गया। तो आप मुझे बताइए कि कौन पहले पहुंचेगा। सीधी सी बात है, जो कार से गया वो जल्दी पहुंचेगा, जो साइकिल से गया वो उससे थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, और जो चलते हुए गया वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। अभी इन तीनों में क्या कॉमन है, तीनों को डेस्टिनेशन कॉमन है, एक ही जगह पे जाना है, तीनों का पाथ कॉमन है, एक ही रास्ते से जा रहे हैं। इसका मतलब तीनों का जो डिस्टेंस है, कवर किए करने वाला डिस्टेंस, वो कॉमन है, तीनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। लेकिन तीनों का क्या अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। ये फास्ट पहुंचा, ये उसके बाद पहुंचा, और ये वाला सबसे लास्ट पहुंचा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कार से गया था, ये दूसरा वाला साइकिल से गया था, और तीसरा वाला पैदल गया था, तो टाइम अलग अलग लगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो काम हमारा हुआ वो कितना जल्दी हुआ, कितना स्लो हुआ, ये हम पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वी एक्सप्रेस हाउ फास्ट और स्लो आवर वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ पावर। हम क्या करते हैं, शक्ति के स्वरूप में हम हमारा काम कितना जल्दी हुआ या फिर कितना धीरे हुआ, ये एक्सप्रेस करते हैं, जताते हैं। तो हम पावर को क्या बोल सकते हैं, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। क्या बोलते हैं हम, पावर मतलब काम करने का रेट। अभी हम क्या बोल सकते हैं मराठी में उसे, शक्ति। पावर मतलब होती है शक्ति, काम करने का वेग यानी शक्ति, ऐसा हम बोल सकते। कार्य करने का दर या फिर कार्य करने का वेग यानी शक्ति। अभी देखिए मैंने लिखा है डेफिनेशन, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर मतलब रेट एट विच वर्क इज डन। अभी आपको पता है, मैंने लॉज ऑफ मोशन में भी आपको बताया था, रेट मतलब क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम रेट बोलते हैं तो इसका मतलब उसे टाइम से डिवाइड करना होता है। तो हमें वही करना है, काम हुआ कितने टाइम में हुआ, हम किस में बताते हैं, पावर में। काम हुआ लेकिन कितने टाइम में हुआ, यहाँ पे टाइम है, वर्क के साथ क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम है, इसका मतलब वर्क का रेट है। वर्क का क्या है, रेट। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। तो हम कैसे बोल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू, देखिए पी मतलब पावर बोल रहा हूं मैं, पी क्या है मेरे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अभी डब्ल्यू मिला वर्क है, टी मतलब टाइम, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अभी आप मुझे बताइए वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, हमें पता है वर्क का ऐसा यूनिट है जूल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूनिट लिखूंगा, इसका यूनिट लिखूंगा जूल। टाइम का सेकंड है, हमें पता है टाइम का क्या है, सेकंड, तो जूल रख दिया मैंने ऐसा यूनिट वर्क का, सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट रख दिया। तो मुझे किसका ऐसा यूनिट मिलना चाहिए, पावर का। तो मुझे मिलता है पावर का ऐसा यूनिट जो कि वैट है। वो क्या है, वैट। डब्ल्यू मतलब वैट, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वैट। आपको याद रखना है ये पावर का ऐसा यूनिट है, वैट। अभी ये वैट क्या है आपको बताता हूँ। एक जेम्स वैट नाम का साइंटिस्ट था जिसने की स्टीम इंजन की इन्वेंशन किया था। स्टीम इंजन का मतलब जो वाफ के ऊपर इंजन चलता है, पानी की जो वाफ होती है उसके ऊपर जो चलने वाला इंजन है, उसका शोध उसने लगाया था।
तो इसलिए जो पावर है उसका यूनिट उसके नाम से रखा गया, उसके सम्मान में। जेम्स वैट उसका नाम है, तो उसका वैट पावर का यूनिट रख दिया। पावर का ऐसा यूनिट वैट है। जूल पर सेकंड हम बोल सकते हैं 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो 1 वैट इज इक्वल टू क्या आता है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो वैट क्या है पावर का ऐसा यूनिट है। अभी हॉर्स पावर एक यूनिट होता है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में किसका इस्तेमाल करते हैं हॉर्स पावर का। हम क्या बोल सकते हैं 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। क्या आता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा हॉर्स पावर यूनिट है पावर का, लेकिन कितना वैट 746 वैट। ये जो रिलेशन है वैट और हॉर्स पावर के बीच का वो याद होना चाहिए। लिख के लीजिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। अभी जेम्स वैट ही पहला इंसान था जिसने हॉर्स पावर का पहली बार इस्तेमाल किया। हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति बोलते हैं उसे, अश्व शक्ति। इस शब्द का इस्तेमाल पहले कौन किया था जेम्स वैट ने ही किया था। तो जेम्स वैट मतलब काफी क्या बोल सकते हैं हम होशियार साइंटिस्ट था, तो उसको उसके नाम से वैट का नाम दिया पावर को। पावर का जो यूनिट है उसको वैट बोलते हैं। और हॉर्स पावर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है एनर्जी का, जो कि कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। यानी व्यवहारिक क्षेत्र में व्यापारिक क्षेत्र में एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं किलोवाट आवर में। अभी आपको पता चल गया किलोवाट इंटू आवर। वैट किसका यूनिट है एनर्जी सॉरी पावर का, आवर यानी टाइम का। तो पावर इंटू टाइम कितना मिलेगा वर्क मिलेगा। पावर इंटू टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वर्क मिलने वाला है। तो ये किसका यूनिट है एनर्जी का। हमें पता है वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, तो ये एनर्जी का यूनिट आपको याद रखना है क्या किलोवाट आवर। अभी हम कैसे आता है देखेंगे। देखिए 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख सकता हूं मैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। मैंने सिर्फ अलग अलग लिख दिया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को कैसे लिख सकता हूं 1000 वैट। किलो मतलब आपको पता है किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 यानी 1000। किलोग्राम 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम जो कि मास का यूनिट है। किलोग्राम मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू ग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऐसा बोलते हैं। तो किलो मतलब 10 टू द पावर 3 होता है। तो किलोवाट को मैं 10 टू द पावर 3 वैट यानी 1000 वैट लिख सकता हूं। और 1 आवर मतलब आपको पता है अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा 3600 सेकंड आएगा। कितना आएगा 3600 सेकंड। कैसे आएगा 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो और 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 इंटू 60 कितना आएगा 3600। तो आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3600। तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 3600 सेकंड आएगा। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 1000 वैट इंटू 3600 सेकंड तो कितना मिलेगा मुझे 36 उसके ऊपर 1 2 3 4 5 और क्या आएगा 36 लाख जूल। कितना आ रहा है 36 लाख जूल। अभी जूल कहां से आया हमने देखा वैट क्या है पावर का यूनिट है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वर्क का यूनिट। वर्क मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट मिल रहा है जो कि जूल है। और हमें तो पता है वर्क का भी यूनिट वही है जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। बस मैंने पॉइंट लगाया और 10 टू द पावर 6 कर दिया, मिल गया मुझे। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अभी जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए घरगुती वापर के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। आपको पता होगा हम इलेक्ट्रिसिटी किस में मेजर करते हैं यूनिट में। हमारे मीटर में गिरते यूनिट, हम देखते हैं कितना यूनिट हो गया, ये बल्ब कितना यूनिट खाता है, ये जो लाइट है कितनी यूनिट है, एक दिन में कितना यूनिट गिरेगा। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो हम मेजर करते हैं किस में मेजर करते हैं यूनिट में। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। चलिए आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो बात आपको याद रखनी है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर का यूनिट होता है वैट। 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकंड, क्योंकि पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कमर्शियल यूज के लिए किलोवाट आवर इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कैसे आया किलोवाट और आवर को अलग अलग कर दिया, किलोवाट को वैट में किया 1000 वैट, आवर को सेकंड में किया
3600 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 36 लाख जूल आया, उसी को 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिख दिया। और 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, जो कि हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी घरगुती वापर के लिए। इलेक्ट्रिसिटी हम उसी में मेजर करते हैं, यूनिट में। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो पावर का पूरा का पूरा हो गया। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हमारे अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बाकी है चैप्टर के। तो हम क्या करेंगे, और एक अगला वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से बता दूंगा। फिर पूरे चैप्टर के वर्क एंड एनर्जी, पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे फार्मूलास तो हमें हो गए। न्यूमेरिकल में बस हमें फार्मूला का इस्तेमाल करना होता है अच्छे से। फिर भी मैं तो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको करना है खुद से तो आप खुद से करके देख सकते हो। तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लेकिन जाने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग को भी ये सब सीखने को मौका मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, अगर अब तक नहीं किया तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।